हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्यूशन की कड़ी में आज अपन ले रहे हैं तीसरा टेस्ट और तीसरे टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आते हैं उनका मैं थोड़ा रिप्लाई कर लेता हूं। आप में से काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसमें तो एडवांस मैथ थी ही नहीं। तो भाई आपको जानकारी के लिए बता दें, टोटल क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में वीडियो मेंस के लिए 15 टेस्ट है। 15 टेस्ट में से 10 टेस्ट जो शुरुआती हैं वो टॉपिक वाइज है। वहां पे पर्टिकुलर दो दो तीन तीन टॉपिक पूछे जाएंगे एक साथ। और लास्ट के जो 5 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स एक साथ पूछे जाएंगे। यानी हूबहू आपकी वीडियो मेंस में जैसा पेपर आने वाला है वैसा ही पेपर होगा लास्ट के 5 टेस्ट में। अब शुरुआत के जो 10 टेस्ट है वो टॉपिक वाइज है। तो अभी शुरुआत में अर्थमेटिक के टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कि अपने परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देखा। और आज अपन इस तीसरे टेस्ट के पेपर सॉल्यूशन के अंदर अपन देखेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन और टाइम वर्क के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको। 10 टेस्ट तक तो आपके टॉपिक वाइज सारे चलेंगे। 2-3 टेस्ट के बाद में एडवांस मैथ के जो है आपके क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। और लास्ट के 5 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ पेपर होने के कारण हूबहू वैसा कंप्लीट पेपर आएगा जैसा वीडियो मेंस में आने वाला है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो आप में से काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन पर कंप्लीट मैथ का जो कोर्स है संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ, क्या वो वीडियो के लिए उपयोगी है? बिल्कुल 100% उपयोगी है। उसमें वीडियो मेंस के अकॉर्डिंग एडवांस मैथ को बहुत शिद्दत के साथ करवाया गया है, बहुत शानदार तरीके से करवाया गया है। अर्थमेटिक को तो करवाया ही गया है। ठीक है। तो आप वीडियो मेंस के लिए भी लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। निश्चित तौर पे एडवांस मैथ जो है स्पेशली उस पर फोकस किया गया है। काफी स्टूडेंट बोलते हैं सर टाइम तो कम ही बचा है, कोर्स लेके क्या करेंगे? तो भाई वो आपको विचार करना है। और केवल एडवांस मैथ भी आप उसमें से पढ़ना चाहें तो केवल एडवांस मैथ पे आप फोकस कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर वो कंप्लीट मैथ का जो कोर्स है वो किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो मैं बता चुका हूं और पुनः बता रहा हूं, जितने भी एग्जाम जहां पे मैथ पूछी जाती हैं वहां पे वो समान रूप से उपयोगी हैं, भले वो राजस्थान के एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो। राजस्थान के एग्जाम में अगर बात करें वीडियो मेंस की, तो वीडियो मेंस के लिए ये कोर्स बहुत ही उपयोगी है। स्पेशली एडवांस मैथ पे उस पर बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। आने वाली आपकी जो एलडीसी की वैकेंसी है उसके लिए तो मस्ट यूजफुल है ये कोर्स। ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ और जनरल मैथ अभी से आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप जो है काफी भीड़ से जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और भी आपके कुछ सवाल हो टेस्ट सीरीज को लेकर के, कंप्लीट मैथ के कोर्स को लेकर के, या अन्य कोई सवाल, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं अपना तीसरा टेस्ट जो वीडियो का रहा आपके मेंस में। वहां पे आज अपने टॉपिक हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं, आप देखेंगे। बहुत आसान तरीके से अपन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैथ्स सबसे आसान और इंटरेस्टिंग है, बशर्ते इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझा जाए। आप बिना कॉन्सेप्ट को समझे ट्रिक को अगर अप्लाई करके करने की कोशिश करोगे तो मैथ्स में गाड़ी पार नहीं होने वाली, ये तय मान लो। चलिए, तो पहला जो अपना क्वेश्चन है, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक से है। यदि √5 अनुपात √6 का वर्गानुपात ये और ये है तो x का मान आपको लाना है। देखिए, इसका वर्गानुपात यानी इनका वर्ग कर दो। वर्ग कर दोगे तो वो इसके बराबर होगा। अब एक बात बताइए, √5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा, √6 का वर्ग करोगे तो 6 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा, यानी कि 2x + 3 बटे में 5x - 38, ये इसके बराबर है। तो √5 और √6 का वर्गानुपात यानी कि 5:6 ये इनके बराबर है, तो अपन ने इसके इक्वल रख दिया। ये आपका इक्वेशन सेट हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है x। समीकरण एक हो, वेरिएबल एक हो तो मान लाना बहुत आसान है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 6 दूनी 12, 12x प्लस 6 तिया 18। अब ये जाकर के इससे गुणा होगा तो 5 से गुणा होगा तो 25x माइनस 5 38 से गुणा होगा तो 150 और 40 हो गया 190। ओके, अब आप काम कर सकते हैं, 12x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 25x बड़ा है, उसमें से 12x घट जाएगा तो बच जाएगा 13x। 190 इधर माइनस का है, इधर आप लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 18 से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 208। अब ये 13 से कट गया, 13 से एक बार कट गया, पीछे रह गया 7,
13 संग 78, x का मान आ गया 16, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल है कब, तब जब इसका वर्गानुपात किया जाए, तो इनका वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा, तो 5:6 इसके इक्वल है। तो अपन ने इसको भिन्न के रूप में लिख दिया और सेट किया, तो आंसर जो है आपका x का आंसर 16 निकल आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अंडर रूट एक्स इज टू क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन अंडर रूट वाई इज टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप जो मर्जी उसको ले लो, आप ले लो कुछ भी, जैसे p ले लो। ओके, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शन की कंडीशन आती है, समानुपात की कंडीशन आती है, उस समय 4 पद होते हैं। तो बाह्य पद, आंतरिक पद, अगर आप देखें तो बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के इक्वल होता है। तो अपने काम करते हैं, आंतरिक पदों का गुणनफल करते हैं, यानी कि p इंटू अंडर रूट वाई, ये किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो बाह्य पदों में कौन है, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए है, क्या बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह यानी कि इसकी जगह क्या आएगा। तो अपने काम करते हैं, p की जगह क्या आएगा, अंडर रूट वाई को उधर भेज देते हैं। अंडर रूट वाई को उधर भेजेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए उधर कौन है, अंडर रूट एक्स, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये वाई स्क्वायर बटे में जाएगा, बिल्कुल, तो हो जाएगा अंडर रूट वाई। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या आपके ऑप्शन में से एक भी आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घातांक करने का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अच्छा वो कैसे, देखिए अंडर रूट वाई का मतलब होता है कि वाई की पावर 1/2 है। तो अपने काम करते हैं कि p इज इक्वल टू, देखो ये आंसर है लेकिन इस आंसर का फॉर्म यहां पे कोई दिख ही नहीं रहा है, ये डिफरेंट फॉर्म में, इसका मतलब इसको आगे और सॉल्व किया गया है और जो रिजल्ट निकला है उसमें से कोई एक यहां है। ओके, ये कौन है, अंडर रूट एक्स, फिर कौन है, एक्स स्क्वायर। एक काम करें अपन, ये आपके लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और बटे में कौन है, अंडर रूट वाई, तो मैं बटे में वाई की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब आपको पता है कि ऊपर वाई स्क्वायर है, बटे में वाई की पावर 1/2 है, बेस इक्वल हो और बटे में हो तो पावर्स घट जाती हैं। आप कहोगे घट क्यों जाती हैं, तो देखिए ऊपर जैसे वाई की पावर 3 बटे में वाई की पावर 2 हो तो क्या होगा, वाई की पावर 3 - 2 यानी कि वाई की पावर 1। कारण क्या है, सिंपल सा कारण है कि ऊपर वाई 3 बार गुना हो रहा है, बटे में वाई 2 बार है, तो 2 बार वाई से 2 बार वाई कट गया तो 1 बार वाई बच गया। वही रीजन है कि अगर बेस इक्वल हो और तो क्या होगा, ऊपर नीचे जो पावर जो है वो घट जाएंगी आपस में। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अब क्या होगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर और y की पावर रह जाएगी 1.5, क्या रह जाएगी 1.5, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 2 और बटे में है 1/2, तो घट जाएगा तो 1.5। अब आपको पता है कि इस 1.5 पावर को कैसे लिखा जा सकता है, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स फिर एक्स स्क्वायर, y की पावर 1 और y की पावर आधी, तो y की पावर 1 को तो लिख देते हैं y और y की पावर आधी को लिख देते हैं अंडर रूट वाई। आ रही है बात समझ में, y की पावर 1 को तो लिखेंगे y, लेकिन y की पावर आधा और है साथ में तो उसको लिखेंगे अंडर रूट वाई। अब अगर इस फॉर्म को अपन देखें तो क्या कंडीशन बनेगी, ये है आपका एक्स स्क्वायर, साथ में कौन है y, और अंडर रूट के अंदर x भी है और y भी है, तो एक साथ अंडर रूट के अंदर एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट एक्स वाई, ये देखिए आप, हालांकि ये समानुपात है तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट माना जाता है ये, लेकिन थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म यानी कि बीजगणितीय रूप देने के कारण और यहाँ पे घातांक करने का यानी पावर्स का भी इसने रोल प्ले करवा दिया, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, बाकी टिपिकल है नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखें, 5040 रुपये ए बी सी में से में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है। ठीक है, सुनिए, कहने का मतलब यह है कि यहां पे 5040 रुपए का बंटवारा किया गया और किस किस में किया गया, ए बी और सी में। और किस प्रकार से बंटवारा किया, तो उसने बोला कि ए और बी के हिस्सा मतलब बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए
वो यूं कहना चाह रहा है कि a प्लस बी, ओके, a प्लस बी का, देख लीजिए, a प्लस बी का 5/9 भाग बराबर है c का हिस्सा। क्लियर? a प्लस बी का 5/9 भाग, मैं यहां लिख देता हूं ताकि उधर सॉल्यूशन कर लेंगे। a प्लस बी का 5/9 भाग बराबर c का हिस्सा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, अपन c को लाते हैं इधर, तो a प्लस बी के बटे में आ जाएगा c, और 5/9 को ले जाते हैं उधर, तो 9 जाएगा ऊपर और 5 आएगा बटे में। तो अब अपन कह सकते हैं कि a और b के लिए जब 9 भाग दिया जाएगा a और b को, तो c को दिया जाएगा 5 भाग। और इसी रूप में अपन बंटवारा करेंगे, यहां पे लिखेंगे a प्लस बी और यहां पे लिखेंगे c, और इनका अनुपात रहेगा 9:5। क्लियर? तो 9:5 रहेगा। अब बंटवारा कर दो, a प्लस बी को मिला करके 9 भाग मिलेगा और c को मिलेगा 5 भाग, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 यूनिट्स क्या मिल गया? सुराग। देखिए 14 यूनिट्स बराबर 50/40, और आपको किसका हिस्सा लाना है? c का हिस्सा। तो 50/40 में दिया 14 का भाग और गुणा किससे कर लिया? 5 से। ठीक है, 14 से कट गया, 14 तिया 42, पीछे की तरह गया 8, और ठीक है, देखिए 14 का भाग दिया, 14 तिया 42, पीछे रह गया 8। ठीक है, तो 84, 6 और पीछे 0। ठीक है, तो ये हो गया 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3, 5 तिया 15, 16 17 18। ऑप्शन है आपका? बिल्कुल। तो ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर आधा किसके बराबर होगा, ये पूछा है ना। अब इस चीज को तसल्ली से समझना। देखिए अपन 2 की पावर जो 1.5 है, इसको 3/2 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.5 में पॉइंट को हटाओगे, बटे में 10 लिखोगे, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, 3/2 लिख सकते हैं। समझते जाना। 2 की पावर आधा, आधा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात समझना। ठीक है, क्या इसको 2 की पावर 3 इंटू, देखिए इस पूरे को 2 की पावर 3 इंटू 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और अनुपात में कौन है? 2 की पावर 1/2। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 की पावर 3 का मतलब है 8। ठीक है, 8 का वर्गमूल अनुपात इधर कौन है? 2 का वर्गमूल। ठीक है, 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2 अनुपात √2। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, 2 √2 अनुपात √2। ठीक है, √2 से √2 एक बार कट गया, 2:1। ये आपका आंसर है। कौन सा है? ये 2:1। ठीक है भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और ऊपर पावर 1/2 और रहेगी ना, तो ऊपर पावर 1/2 रहेगी तो उसके लिए रूट लगा देंगे। और इधर तो जो है 2 की पावर 1/2 का मतलब रूट है ही। अंडर रूट में 8 है तो 4 दूनी लिखा जा सकता है। 4 का वर्गमूल 2 और √2 रह जाएगा, √2 कट जाएगा एक बार, 2:1 इसका आंसर है। क्लियर? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। इसको देखिए, दो संख्याएं 1 से 1/2, 2 से 2/3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 15 बढ़ाया जाए तो ये अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? पहले इसको सरल कर लो। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 अनुपात, 3 दूनी 6, 7 8, 8/3। इस रेशियो में आप इसको भी सरल कर दो, 3 तिया 9, 8 दूनी 16, ये रेशियो है। अच्छा इसको सरल करो, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3। ओके, अनुपात 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2। इसको और सरल करो, देखो 5 से 5 कट गया, ये 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर गया, 3 उधर गया, वापस देख लो, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो संख्याएं 9:16 में थी, प्रत्येक में 15 जोड़ा तो 2:3 में हो गई। समझो,
वो संख्याएं 9:16 में थी। एक काम कर सकते हैं कि 9:16 में थी तो अपन इसको 9x और इसको 16x मान लेते हैं। प्रत्येक में 15 जोड़ा गया, 15 जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो गया। समझे आप? तो इसको इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि 9x प्लस 15 अपॉन 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 2/3, यानी कि 2/3। 9x में 15 जोड़ोगे तो और 16x में 15 जोड़ोगे तो 2:3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देख लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। अब एक काम करो, 30 को इधर भेज दो तो 45 में से घट जाएगा तो 15, 27 को आप इधर भेज दो तो ये 3 और 2 5x और 5 से कट गया ये 3 बार, तो x का मान आपके 3 आ गया। तो क्या बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या थी? तो एक बात बताइए, बड़ी संख्या आपकी 16x थी। देख लीजिए, शुरुआत में बड़ी संख्या 16x थी, 16 इंटू एक्स का मान 3 आ गया ना, तो 16 तिया 48 आपकी बड़ी संख्या थी। ऑप्शन आपका तीसरा जो है वो राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, इनको सरल किया, इनको सरल किया, वहां पे x लेना जरूरी है। हमेशा ध्यान रहे, ये x क्यों लेना जरूरी होता है? क्योंकि x क्या है? HCF है। कौन सा HCF? आप समझो जैसे ये 10 है और ये 20 है, चलो ऐसे में समझो, ये आपका 20 है और ये आपका 24 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 4, इसको लिखेंगे 6 इंटू 4, यानी कि 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 हाईएस्ट कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड, तो 4 से 4 कटेगा ना, तो अनुपात रह गया 5:6। अब ये पीछे की कहानी मिटा देते हैं, तो अपन कहेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तब इनके साथ में x क्यों लेते हैं? उस 4 का प्रतिनिधित्व करवाने के लिए। समझे आप? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखिए आप, ये बोल रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R 1:2:4 में है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, आप इसके साथ में x ले लो। क्या ले लो? x ले लो, यानी P का मान 1x है, Q का मान 2x है और R का मान 4x है। अपन यहां रख देते हैं √5 इंटू P का मान है 1x यानी x², ठीक है, प्लस Q का मान है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² प्लस R का मान है आपका 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16x²। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 20 और ये हो गया आपका 25x²। अब 25x² का 25 का वर्गमूल 5 निकल गया, x² का वर्गमूल x निकल गया। यस और नो? ठीक है, तो अब एक बात बताइए, P का मान क्या है? x यानी कि 1x। तो एक बात बताइए, 5 इंटू एक्स की जगह, ये x की जगह x का मान P रख सकते हैं ना? बिल्कुल। इसने आपका कॉन्शियस लेवल जानना चाहे कि ये कॉन्शियस है कि नहीं है ये लोग, यानी कि इनको ये पता है कि नहीं कि इसकी जगह, x की जगह आप वो वैल्यू रख करके 5p आंसर दो। क्लियर? तो इसका आंसर है 5p। ठीक है ना भाई, x निकल गया ना, x कौन है? p का मान। ठीक है, तो x की जगह p रख सकते हैं, तो 5p इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका मध्यानुपात पूछा है, और मध्यानुपात के तरीके में क्या होता है, देखिए 3 + √2 अनुपात, मध्य में कोई अनुपात है उसको x मान लो, और तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा? क्या है? 12 - √32, यही है ना? ठीक है, अब मध्यानुपात जो होता है उसका आगे वाले अमाउंट और पीछे वाले अमाउंट के साथ में सेम रिलेशन होता है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि 3 + √2 अनुपात x, इन दोनों का जो रिलेशन है वही इन दोनों का है, यानी कि x और 12 - √32। मैं आपको समझाने के लिए सारे स्टेप बता रहा हूं, बाकी आप एग्जाम में जो है जितना हो सके मैक्सिमम लेवल पे स्टेप को स्किप करके संक्षिप्त में करने की कोशिश करें। यानी कि अगर मुझे ये करना हो ना, तो मुझे पता है कि यहां पे समानुपात लगेगा,
है ना, उसके बाद में बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पे x और x का गुणनफल एक्स स्क्वायर होगा, तो मैं सीधा लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर बराबर ये गुणा हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 ही है ना, यस, और ये 12 माइनस अंडर रूट 32 ये गुणा हो जाएंगे। क्लियर, क्रो गुणा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ब्रैकेट के अंदर वाला हर पद दूसरे वाले ब्रैकेट के हर पद से गुणा होगा, तो 3 12 से गुणा होगा तो 12 तिया 36, ओके, और 3 जब इससे गुणा होगा 3 अंडर रूट 32, ठीक है, ओके, फिर ये इससे गुणा होगा तो प्लस का 12 रूट 2, ये जब उससे गुणा होगा तो माइनस का 32 दूनी 64, है ना, ये इससे गुणा हो जाएगा 32 दूनी 64। अब अगर अपन इसको आगे बढ़ाएं तो एक बात बताइए, 64 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 8। अब 36 में से आपका 8 घट जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 28, ठीक है, तो 28 माइनस ये देख लीजिए 3 अंडर रूट 32 प्लस 12 अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपको इसको आगे बढ़ाना है तो इसमें से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन ले लो, तो 3 जब कॉमन आया तो यहां पे क्या बच गया 728, नहीं 3 कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको अपन को आगे बढ़ाना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि 28 तो है ही है, -3। अब एक बात बताइए, 32 को अपन 16 दूनी लिख सकते हैं ना, अब 16 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 4, अरे भाई -3 अंडर रूट 32। अब देखिए 3 इंटू 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी, तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 2 का अंडर रूट 2 प्लस 12 रूट 2, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 रूट 2 माइनस का और 12 रूट 2 प्लस का, ये तो नष्ट हो गया, यहां पे बच गया ओनली 28। तो क्या 28 को 7 चौक लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर साथ में चल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 चौक हो गया। अब अपन दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स निकल गया, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, और ये 7 वर्गमूल के अंदर रह जाएगा, 2 वर्गमूल 7, ये आपका आंसर है, यस और नो, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस आपको आनी चाहिए, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये मिश्रण का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन में ही है। 200 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 17:3 है, कुछ दूध और मिलाया गया कि अनुपात 7:1 हो गया, तो मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है। सिंपल सी बात है, अभी अब कंफर्म हो जाएगा। देखिए 200 लीटर का आपका मिश्रण है जिसके अंदर, चलिए ये मिल्क एंड ये वाटर, वो किस रेशियो में था, वो था आपका 17:3 में। तो अब देखिए 17:3 यानी कि 20, देखिए दूध और पानी को मिलाए तो 17 और 3 20 इकाई, तो 20 इकाई बराबर 200 है, तो एक इकाई का मान कितना हो गया 10, तो 17 इकाई का मान हो गया 170 और इसका मान हो गया 30, यानी कि 170 लीटर तो आपका दूध है और पानी है आपका 30 लीटर। अब क्या किया कि कुछ दूध और मिलाया गया, देखिए कुछ दूध और मिलाया गया, दूध मिलाया है और यह अनुपात 7:1 हो जाता है। उस कंडीशन में देखो, या तो ऑप्शन से चेक कर लो या फिर प्रोसेस क्या होगा। दूध अगर आपने मिलाया है तो मिश्रण चेंज हो जाएगा, ये आपका नया मिश्रण, नए मिश्रण के अंदर ये दूध और ये पानी, दूध और मिलाया है, पानी को तो नहीं छेड़ा ना, पानी वहां पे 30 लीटर था, आज भी 30 लीटर ही रहेगा, लेकिन नए मिश्रण के अंदर दूध पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है, तो 7:1 लिख दो। अब नए मिश्रण के अंदर एक इकाई का मान 30 लीटर है, एक इकाई, देखिए 1 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 लीटर्स, तो आपका मिल्क कितना है 7 यूनिट्स, तो 7 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा 7×21 210 लीटर, यानी कि यहां पे आपके 210 लीटर आएगा। अब एक चीज बताइए, जबकि था कितना मिल्क 170 लीटर था, और मिल्क आपका यहां पे बनता है 210 लीटर, इसका मतलब आपने 40 लीटर जो है मिल्क और मिलाया, कितना 40 लीटर। अब अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऑप्शन से कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए 200 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण के अंदर दूध पानी का अनुपात 17:3 था, तो आपने पता किया कि ये 170 लीटर
और 30 लीटर है दूध व पानी। अब कितना दूध और मिलाया कि ये अनुपात 7:1 हो गया? तो आपने ऑप्शन सेकंड मान लिया कि 40 लीटर दूध और मिलाया, है ना। तो 40 लीटर दूध अगर आप और मिलाओगे, कहने का मतलब 170 था, 40 मिलाया 210 लीटर दूध हो गया, और पानी तो वो का वो 30 लीटर रहेगा। अब यहां पे दूध पानी का अनुपात की बात करें तो ये हो गया आपका 3 एकम 3 और 7 तिया 21, यानी कि 7:1 में आपका दूध पानी रहेगा नए मिश्रण के अंदर। कब? तब जब ऑप्शन से अपन उठाते हैं कि 40 लीटर दूध मिलाया तब। तो ये आपका आंसर हो गया कि 40 लीटर है। आप अगर 20 लीटर से मिलाओगे तो 170 और 20 190 हो जाएगा। 190 और इधर 30 है, तो क्या इसका अनुपात 7:1 आता है? बिल्कुल नहीं, ये तो 19:3 आ गया। तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट आपका फ्लॉप हो गया। ऐसे ही आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इसमें क्या बोला है, दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर और मिलाया जाए, पानी और मिलाया जाए, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है? देखिए, एक मिश्रण था, ठीक है, जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में थे? दूध पानी का अनुपात था 7:5 में, ओके। और 15 लीटर पानी और मिलाया है, जिसकी वजह से नए मिश्रण के अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है वो कितना हो गया है? वो हो गया है 7:8। एक चीज बताइए मुझे, यहां पे डायरेक्टली रिलेशन बन सकता है कैसे? देखिए, मिल्क 7 यूनिट्स तब भी था, आज भी 7 यूनिट्स हैं, मिल्क चेंज हुआ ही नहीं, मिल्क की मात्रा चेंज नहीं हुई। वाटर जरूर है, उसने 15 लीटर और मिलाया है, तो वाटर का कंपैरिजन कर लो, पहले 5 यूनिट था, आज 8 यूनिट है। इसका मतलब वाटर यूनिट्स में, यानी इकाई में कितना बड़ा है? इकाई में 3 यूनिट्स बड़ा है। 3 यूनिट्स इकाई में जो बड़ा है, और इसने बोला है कि असल में 15 लीटर पानी बड़ा है, तो 3 इकाई आपके 15 लीटर के बराबर है। अरे क्या मिल गया? ये आपको सुराग मिल गया। और अब आपको टोटल पानी लाना है सेकंड वाले मिश्रण के अंदर। नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? तो वो कैसे आएगी? 3 इकाई का मान 15 है, तो 15 में आप 3 का भाग दे दो, आपको 8 इकाई का मान चाहिए, है ना। तो 8 पंजे 40 लीटर। तो नए मिश्रण के अंदर 40 लीटर आपका पानी है टोटली, क्योंकि 3 इकाई का मान 15 है, तो 8 इकाई का मान 40। यस और नो? ठीक है। तो ऐसी स्थिति है प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब इसको देखिए, ए और बी का अनुपात है 1/2 1/3, बी सी का है 1/5 1/3, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान क्या होगा? अपन इसको यही सरल कर देते हैं, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 3:2, है ना। और ये हो जाएगा आपके 3 इधर 5 इधर, भाई 3 एकम 3 5 एकम 5, तो 3:5। ओके। अब सुनिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, ए बी का अलग रिलेशन है, बी सी का अलग रिलेशन है। रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक अगर आप वहां जाके पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया, उसमें आपको पता चलेगा कि ए प्लस बी का अलग रिलेशन है 3-2, और बी प्लस सी का अलग रिलेशन है 3 और 5। इनका एक साथ रिलेशन कैसे लावें? वैसे तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी का अनुपात है आपका 3:2, ओके, और बी और सी का अनुपात है आपका 3:5, है ना। इसको सरल करना है, क्लियर। ये जगह खाली है, 3 के आगे की खाली है, 3 इस पर अतिक्रमण करेगा, ये जगह खाली है, 2 के पीछे की खाली है, 2 अतिक्रमण करेगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये रेशियो होगा। मतलब ए बी का रिलेशन अलग था, बी सी का अलग था, अपन ने तीनों का एक साथ रिलेशन जाना, तो अपन को पता चला कि ए जब 9 होगा तब बी होगा 6 और सी होगा तब 10। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, ए प्लस बी बी प्लस सी लेना है। तो ए प्लस बी का मतलब है 9 + 6, और आपको लेना है बी प्लस सी का मतलब है 6 + 10, है ना। इनका अनुपात आपको चाहिए है, तो ये हो जाएगा आपका 15:16, ठीक है। यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है, 15:16। वेरी सिंपल, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो,
ये बोल रहा है कि एक्स वाई का अनुपात 3 और 5 है, यदि x माइनस वाई माइनस 2 है तो x प्लस वाई क्या होगा। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यहां पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। x और y 3 और 5 है, इनका अंतर कितना है 2 इकाई। इसने बोला है कि x माइनस वाई करोगे, देखिए x माइनस वाई करो, सॉरी x माइनस वाई करोगे तो -2 आएगा। वो तो सामने दिख रहा है कि x कितना है 3, y कितना है 5, तो x में से y घटाओगे तो -2 आएगा ना। तो कहने का मतलब यहां पे एक यूनिट का मान एक ही है ना। चलिए, तो इनका अंतर है 2 यूनिट, तो रिजल्ट भी आपका -2 आया ना। ठीक है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे x का मान 3 है और y का मान 5 ही है असल मान। आपको x प्लस वाई पूछा है, यानी कि 3 + 5 तो कितना आ गया 8। ये आपका आंसर है। बस आप कहोगे इसका तो कोई मतलब ही हमें समझ में नहीं आया। अरे भाई वो ऐसे कहता ना कि y माइनस एक्स बराबर 50, तब बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो आप क्या बोलते कि y माइनस एक्स, यानी कि y और x का अंतर कितना है 2 इकाई, तो 2 इकाई बराबर 50, तो 1 इकाई का मान 25 आ जाता। 1 इकाई का मान 25 है तो 25 तिया 75 और 25 × 5 125, तो फिर x और y का मान हो जाता 200। समझे ना आप। वैसे मैं बता रहा हूं, वैसे बता रहा हूं कि भाई ये बोल रहा है कि x y का अनुपात 3:5 है और x में से y घटाओ तो -2 आता है। वैसे अनुपातों में भी घटाएं x में से y तो भी -2 ही आता है। इसका मतलब यहां पे 1 इकाई का मान 1 ही है, तो 3 इकाई का मान 3 बन गया और 5 इकाई का मान 5 बन गया। असल में x का मान 3 ही है और असल में भी y का मान 5 ही है। ठीक है, चलिए, तो फिर x प्लस वाई 3 + 5 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे उम्र के क्वेश्चन है। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद 5:6 होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। सुनिए, ये वर्तमान है, ये ए है और ये बी है। इनकी आयु का अनुपात क्या बोला गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। समझ में आई बात। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, यह अनुपात हो जाएगा 5:6। क्लियर है, 5:6 हो जाएगा। अब आप समझिए ए अनुपात बी 4:5 है, अपन इसके साथ x ले लेते हैं, है ना। फिर अपन बोलेंगे कि यहां पे वर्तमान में ए की उम्र 4x है, मैं 5 साल जोड़ेंगे तो यहां की उम्र आएगी। बी की वर्तमान उम्र 5x है, मैं ये 5 साल जोड़ेंगे तो हम यहां पहुंचेंगे। यहां पहुंचे तो पता चला 5:6 में उनकी उम्र है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 24x प्लस 6 × 30 बराबर 25x प्लस 25। ठीक है, अब एक काम करो, 24x को उधर भेजो, 25x में से घट गया तो x, 25 को इधर लाओ, 30 में से घटा तो 5, x का मान आ गया 5। अब अगर a की बात करें तो 4 × x का मान कितना है 5। सुनिए, किसका पूछा है, a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 4 × x का मान क्या है 5, चारों पंजे 20 वर्ष का है a वर्तमान में। अगर b की पूछे तो 5 का मान यहां रख दो, 25 वर्ष का है b, तो a हो गया आपके 20 वर्ष का वर्तमान में। वेरी सिंपल, यस और नो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना, क्या बोला है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 420 है, उनकी कीमत 13, 11 और 7 में है, तो उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। सुनिए, 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है और 20 पैसे का सिक्का है। ठीक है, इनकी जो कीमत है ना, अच्छा सिक्के कितने हैं, सिक्के टोटल 420 सिक्के, 420 सिक्कों की संख्या 420 है। ओके, उनकी कीमत अगर देखने जाएं तो कीमत हो जाती है इसकी तो 13 अनुपात, इसकी 11 अनुपात, इसकी 7, है ना। अब एक चीज समझो, कीमत का तात्पर्य यह है कि अगर 1 रुपए के सिक्कों से धन बनता है 13 रुपए, तो ये मानो
कि 50 पैसे के सिक्कों से टोटल धन बनेगा 11 रुपए और 20 पैसे के सिक्कों से टोटल धन बनेगा 7 रुपये। अब एक बात बताओ, इस कीमत को संख्या में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? तो अपन बदल सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि सिक्कों की संख्या किस रेशियो में रहेगी। तो आ जाओ मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक बात बताइए, एक एक रुपए के कितने सिक्के होंगे तब उनकी कीमत 13 रुपये बनेगी? तो अपन कह सकते हैं सिक्कों की संख्या 13 इकाई होनी चाहिए। 50-50 पैसे के कितने सिक्के हो कि उनकी कीमत 11 इकाई बने? तो आपको पता है 1 रुपए में 50-50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 दूनी 22 सिक्के जब होंगे, यानी कि सिक्कों की संख्या 22 होगी, अठनी के 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे, तब कीमत 11 रुपए बनेगी। इसी प्रकार से 1 रुपए के अंदर 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए कीमत बनाने के लिए 7 पंजे 35 सिक्के चाहिए हैं, है ना? ठीक है। तो अब अगर सिक्कों की संख्या की बात करें तो सिक्कों की संख्या 13:22:35 में है। इन सबको जोड़ दो, ठीक है। ये 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, तो ये हो गया आपका 3 और 1 4, 5 6 और 1 7, 70 यूनिट्स, या फिर 70x कर दो। 70x ये इनके सबके साथ में x ले लो बोले। 70x बराबर 420 सिक्के। ये भी सिक्कों की संख्या ही तो है। सिक्कों की संख्या का योग किया तो 70 यूनिट आ रहा है, जो असल में 420 सिक्के, ठीक है। 7 चंग 42, तो x का मान कितना आ गया 6। अपन को क्या पूछा है देख लीजिए, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22x। आप कहोगे 11, भाई 11 तो कीमत है, ओके 22x है। तो आप एक काम करो 22 इंटू 6 कर दो, 6 दूनी 12 कर दो, हासिल करके 6 दूनी 12 13, 132 सिक्के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहां पे आप समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है कि x और y की आय, यहां से टाइप चेंज हो गया, उम्र का क्वेश्चन, सॉरी यहां पे खर्चे और इनकम का क्वेश्चन है। x और y की आय 4:3 में है, उनके खर्चे 12:7 में है, दोनों एक महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं, तो x की आय कितनी है? अब इसको कैसे किया जाए तो आप समझो, ठीक है। ये तो x है और ये कौन है y, ठीक है। अब वो इनकम की बात कर रहा है, ये आय, ये व्यय और ये बचत। क्या बोला कि इनकी इनकम जो है वो 4:3 में है, 4:3 में है, ठीक है। और उनका जो खर्चा है वो 12:7 में है, यस। और बचत उनकी 3200 रुपए है, 3200 और 3200 रुपए है। ये बात आपको समझ में आई? अपने काम करें, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि इसके साथ में x लेंगे तो इसके साथ में y लेंगे, क्या y लेंगे, तब x और y दो दो वेरिएबल बन जाएंगे। तो अपन एक समीकरण बना सकते हैं बिना y लिए, केवल x से। देखो आप x भी मत लो, सुनो, कारण ये है क्योंकि ऑलरेडी x तो उसका नाम है, तो आप a ले लो, a और a, ठीक है। अब ध्यान देना, x कमाता कितना है 4a, में से बचाता कितना है 3200, तो इनकम में से बचत गई, तो ये खर्चा है कि नहीं x का? आप कहोगे आप खर्चा निकालो ना फिर बचत लाओ। एक बार रुको, मैं समझाऊं, वैसे कोशिश करो समझने की। अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें, कमाता कितना है 3a, उसमें से 3200 घटा दो, वो बचा लेता है, तो इनकम में से बचत निकालोगे तो ये खर्चा, ठीक है। अब सुनिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये x का खर्चा है, ये y का खर्चा है, और खर्चे का अनुपात है 12:7। ये खर्चा, ये भी खर्चा x का और y का, खर्चे का अनुपात 12:7 है। ये आपके समीकरण सेट हो गया। अब आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा, और a का मान जैसे पुट करेंगे तो इनकम आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आप एक काम करो, 7 को इससे गुणा करो, 7 चौक 28 से। आप कहोगे सर कोई शॉर्ट वे है क्या? ऑप्शन मान के कर लो, खड़े हो जाएगा, अभी बताएंगे आपको।
ठीक है, सुनिए 7 चौक 28, अब ये इससे गुणा होगा तो 0 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1 7 21 और 1 22, ठीक है। अब ये जाकर के 12 से गुणा होगा, 12 तिया 36A माइनस 0 0, अब ये जाके 12 से गुणा होगा ना, 12 दूनी 24 का 4 है ना, हासिल का 2, 12 तिया 36, 36 और 2 38, यस सुनो। अब एक काम करो, 28A को उधर भेजो तो 36 में से घटेगा तो ये हो गया 8A। अब ये इधर आएगा कौन, ये 38 400, तो इसमें से कौन घटेगा, 22 400 घटेगा तो 0 0 0, तो ये हो गया आपका 8 8 16, ठीक है, 16 जारी हुआ ना, बिल्कुल हाँ 16,000 1600, ठीक है। ये इधर आया नहीं 16,000, ठीक है। अब 8 से घट गया ये 2000 बार, ए का मान आ गया 2000, क्लियर। अब ए का मान 2000 है, अब आपको क्या करना है एक्स की इनकम लानी है, तो एक्स की इनकम लानी है, एक्स की आय। अब बताइए एक्स की आय कितनी है, 4A, 4 इंटू ए का मान 2000 है तो 8000 रुपये, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है, क्लियर है। अब आप कहोगे सर ये तो लेंथी है, यस हम भी आपके साथ सहमत है कि ये लेंथी है, तो आप ऐसे करो ही मत, आप ऑप्शन उठा लो। एक्स की इनकम को आपने 8000 रुपए माना, तो 4 इकाई का मान 8000 है, ये एक्स है ये वाई है, 4 इकाई एक्स की इनकम है जो रुपयों में 8000 आपने माना है, तो एक्स की इनकम 8000 होगी, यानी कि 4 इकाई का मान 8000 है, तो वाई की इनकम 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 6000 रुपये हो जाएगा। देखना चुटकियों में आंसर आ जाएगा, ये इनकम है। इसमें से काम करो, खर्चे निकाल लो, 3200 3200, ये खर्चा निकालो, अब कितना बच गया, 0 0, ये 8 और ये 4, 4800, 4800 इसका खर्चा है, इसका खर्चा निकालो, 6000 कमा करके 3200 बचा लेता है, तो ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 8 और ये 2800। अब एक बात बताइए, ये बचाता है 4800 और वो बचाता है 2800, अब इनकी बचत सॉरी ये इनके खर्चे, भाई बचत नहीं, 8000 रुपए कमाता है बचाता है 3200 तो खर्चा करता है 4800, 6000 कमाता है बचाता है 3200 तो खर्च करता है 2800, तो खर्चे इनके हो गए 48 और 28, ठीक है। खर्चों का अनुपात क्या आता है, 12 और 7 आता है, बिल्कुल आएगा, 4 से काट लो, 4 से कट गया ये 7 बार, 4 से कट गया ये 12 चौक 48, 12 बार, बिल्कुल खर्चों का अनुपात 12:7 सेट हो रहा है, यस। तो आपने जो ऑप्शन माना था कि ए की इनकम 8000 रुपए है वो सही माना था, क्लियर। तो इस टाइप से ही सॉल्व होगा, ये इसका प्रोसेस है, वो सीधा ऑप्शन से कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अब इसको देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत कितना है, 62, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, देखिए औसत है 62, संख्याएं हैं दो, संख्याएं दो औसत 62, तो उनका योग क्या होगा, 62 को दुगुना कर दो, है ना, तो 124। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या में दो जोड़ दें तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है, 1:2। दिमाग लगाओ, छोटी संख्या में दो जोड़ दें, बड़ी में कुछ नहीं जोड़ना, छोटी में दो जोड़ दो, अच्छा छोटी में दो जोड़ने पर योग कहां पहुंचेगा, योग है 124, तो योग हो जाएगा 126, होगा कि नहीं होगा, कब, तब जब छोटी संख्या में दो जोड़ोगे तब योग 2 बढ़ जाएगा। उसके बाद में उन संख्याओं का अनुपात क्या रहेगा, संख्याओं का अनुपात रहेगा 1:2, 1:2। अब बांटो आप 1:2 में, 1 और 2 3, 3 बराबर ये, तो ये तो हो गया आपका 32, ये हो गया आपका 64, आ रही समझ में बात। तो दो जोड़ने के बाद योग हो जाएगा 126, और 126 को 1:2 में बांटेंगे तो ये तो हो गया 32 और ये हो गया आपका 64। अब इसने क्या बोला है कि संख्याओं का अंतर कितना है, क्या ये वास्तव में संख्याएं हैं, भाई नहीं, दो छोटी संख्या में दो जोड़ने के बाद ये संख्याएं आती हैं, क्योंकि 126 का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, छोटी संख्या में दो जोड़ने के बाद में, तो इसका मतलब छोटी संख्या असल में कितनी है 30 और बड़ी संख्या कितनी है आपकी 64, ठीक है। अब एक बात बताइए, अपने गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया क्या,
अरे अरे अरे, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। तो ये हो गया आपका 2 और 1 3, 3 का भाग इसमें जाएगा 4 बार। ठीक है, सेकेंड ये आपका 42 होगा भाई, 42 और ये 84, ये होगा ना। ठीक है, अब इनका योग, हाँ 26 आ रहा, ठीक है। अब ये छोटी और ये बड़ी, तो ये असल में छोटी बड़ी नहीं है, तो छोटी संख्या में 2 जोड़ने पर 42 आता है, तो इसका मतलब असल में छोटी संख्या क्या है, 40। ठीक है, असली संख्या है, असली संख्या है तो ये है, और बड़ी तो आपकी 84 ही है। इनका अंतर देख लो, 44 है कि नहीं है, 44, वेरी सिंपल। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आप एक काम करो, दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 124, ऑप्शन से मान लो 44 के अंतर पे एक बनेगी 40 और एक बनेगी 84। अब इसमें 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 42 और ये हो जाएगी 84। 42 एकम 42, 42 दूनी 84, ये 1:2 का रेशियो बैठता है क्या लेने पर, उनके अंतर को 84 लेने पर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 2:3 था एवं 4 वर्ष बाद 5:7 होगा, तो उनकी आयु कितनी है, वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ये तो वर्तमान है, 4 साल पहले और 4 वर्ष बाद में कौन है, ए और बी, ए और बी। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। ठीक है, और 4 साल बाद आयु का अनुपात 5:7 होगा। एक काम करें, आप इसको 2x और 3x मान लो। ठीक है, वहां पे उम्र 2x थी, 4 और 4 8 साल जोड़ो तो यहां पहुंचोगे, वहां पे उम्र 3x थी, 4 और 4 8 साल जोड़ोगे तो यहां पहुंचोगे, और यहां पहुंचोगे तो पाओगे कि अनुपात आपका 5:7 है, यानी कि 5/7। ठीक है, अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 7 दूनी 14x प्लस 8 7 56 बराबर 5 3 15x प्लस 8 5 40। ओके, 14x उधर जाएगा तो x, ये इधर आएगा तो 16, x का मान 16 आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां की उम्र का पता करें तो बताइए कैसे होगा, 2 इंटू एक्स का मान 16, तो 16 दूनी 32, 3 इंटू एक्स का मान 16, तो 16 तिया 48। लेकिन वो उम्र कब की है, वो 4 साल पहले की है। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ये ए और ये बी, तो 4 साल पहले ए 32 का बनता है, 32 प्लस 4 आज वो 36 का है, 4 साल पहले बी 48 का बनता है, प्लस 4 साल करोगे तो 52 का होगा, 36 वर्ष और 52 वर्ष, ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। ठीक है, वेरी सिंपल। बाकी काफी लोग वो भी पैटर्न होता है जी, इनको गुणा कर दो, अंतर जो है अंतर के बराबर हो जाएगा, वो सारी चीजें। ठीक है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो रहा है, बात को समझना। ए बी सी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, ए बी अकेले क्रमशः 16 और 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी उस काम को समाप्त करने में कितने दिन लेगा। ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जब भी टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट हो तो 3 शब्द होते हैं, एक तो समय, एक होता है काम, और एक होता है क्षमता। आप इस प्रकार से 3 खंड बना लिया करो, और उसके पश्चात इसने क्या क्या बोला है कि ए बी सी मिल जाएंगे तो काम 8 दिन में पूरा होगा, तो अपन यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, 8 दिन में काम पूरा होगा। और फिर आगे बोला है कि ए और बी अकेले क्रम से करें तो 16 और 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला करें तो 16 दिन लगेंगे, और बी अकेला करें तो 20 दिन लगेंगे। ओके, अब सुनिए आपको क्या करना होता है, समय आ गया, समय का एलसीएम लेना होता है, वो काम होगा, समय का भाग काम में दोगे क्षमता आ जाएगी, तो 8 16 और 20 का एलसीएम 80 आ जाएगा। ठीक है, 8 का भाग 80 में 10 बार, 16 का भाग 80 में 5 बार, 20 का भाग 80 में 4 बार। अब एक चीज देखो, आप सुनना, एबीसी की ताकत कितनी है, 10। ए बी सी तीनों की मिलाकर के ताकत कितनी है, 10। ए और बी की मिलाकर के क्षमता कितनी है, 9। हमेशा ये समय होगा, समय का एलसीएम लोगे काम आएगा, समय का भाग काम में दोगे क्षमता आएगी। अब एबीसी की क्षमता है 10, ए और बी की मिलाकर के क्षमता है 9, तो सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता, एबीसी की क्षमता 10 में से
ए और बी की क्षमता 9 घटा दो, क्षमता बच गई 1। ये है आपके सी की क्षमता। फिर क्या बोला है, सी अकेला उस काम को समाप्त कितने दिन में करेगा। अब एक चीज बताइए मुझे, सी अकेला काम करवाओगे ना सी से, तो काम कितना है भाई, काम तो टोटल 80 है, तो सी का समय, सी को कितना समय लगेगा, 80 काम करने में 1 की स्पीड से 80 दिन लगेंगे। भाई काम बटे में क्षमता, काम 80 करना पड़ेगा, सी अकेला करेगा तो, है ना, पूरा काम करेगा तो 80 काम जब 1 की स्पीड से करेगा तो 80 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझो। सुरभि किसी काम को 10 दिन में, प्रियंका 12 दिन में कर सकती है। प्रियंका ने कार्य को प्रारंभ किया, 4 दिन करके छोड़ दिया। सुरभि ने अकेले शेष कार्य को कितने दिन में किया। चुटकी वाला खेल है, देखना आप। एक तो है पहले आप ये लिखो, समय, काम और क्षमता, ये लिख दिया, ठीक है। सुरभि किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो ये मैंने लिखा सुरभि, और एक है प्रियंका, तो सुरभि किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रियंका उस काम को 12 दिन में कर सकती है। इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 60, 10 का भाग 6 बार, 12 का भाग 5 बार, तो सुरभि की ताकत 6, प्रियंका की ताकत 5। प्रियंका ने कार्य पहले प्रारंभ किया तथा 4 दिन करके छोड़ दिया, फिर सुरभि अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगी। पहले प्रियंका ने ही काम किया है और 4 दिन करके काम छोड़ दिया। क्षमता जो होती है वो क्षमता होती है इकाई समय का काम, तो सुरभि जो है काम की शुरुआत कौन करता है, प्रियंका। ओके, प्रियंका एक दिन में 5 काम कर सकती है, बात को समझो, प्रियंका की ताकत है 5, प्रियंका एक दिन में 5 काम कर सकती है, प्रियंका ने 4 दिन काम किया, तो अपन यहां पे लिखेंगे प्रियंका, ये हाँ ठीक है, प्रियंका का 4 दिन का काम। अब एक बात बताओ, प्रियंका एक दिन में कितना कर सकती है, 5 काम, तो 4 दिन तक 20 काम तो कर लिया, 20 काम। ओके, काम कितना है 60, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 60 में से 20 गया तो 40 काम शेष है। ये बात समझ में आ गई, कितना काम शेष है, 40 काम शेष है। अब देखना, इसके बाद में शेष काम को सुरभि अकेला करती है। अब सुरभि की ताकत क्या है, 6 है ना, तो सुरभि जो है 40 काम को 6 की स्पीड से करेगी, डेली 6 काम कर सकती है, तो अपन यहां पे लिखेंगे सुरभि का समय, सुरभि का समय, तो 40 काम सुरभि करेगी 6 की स्पीड से, तो ये हो जाएगा आपका 2 से काट दो, 20 बार बटे में 3, 20 बटे में 3 दिन लगेंगे, 20 बटे में 3, ये आपका आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो यही काम 20 दिन में हो जाता है, तब आरंभ में कितने आदमी थे। ये चेन रूल का सवाल है, यानी कि अपन टाइम एंड वर्क को 2 पार्ट में पढ़ते हैं, चेन रूल और प्रॉपरली कार्यान्वयन क्षमता। तो यहां पे आपको MDH/W वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इजीली हो जाएगा। देखो, कुछ आदमी 30 दिनों में किसी काम को करते हैं, सुनिए, कुछ आदमी का क्या मतलब, X आदमी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, कितना काम, कोई एक काम। फिर वो बोल रहा है कि 5 आदमी अगर एक्स्ट्रा लगाएं, यानी कि आप X + 5 आदमी लगाओ तो वही काम 20 दिन में हो जाता है, यानी आदमी इंटू समय बटे में काम कितना है, वही एक काम, एक ही है। चलिए अब एक चीज समझो आप, एक का बटे में कोई मतलब ही नहीं है, तो कहने का मतलब X × 30 बराबर X + 5 × 20 है ना, तो ये हो गया आपका 30X बराबर, ये हो गया आपका 20X प्लस ये हो गया आपका 100, इधर आएगा 10X बराबर 100, तो X का मान कितना हो गया 10, यानी कि शुरुआत में 10 आदमी लगाए थे। यस सुनो, ठीक है। चलिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, 10 आदमी शुरुआत में लगाए थे, है ना। देखिए तो अपन एक काम कर सकते हैं, कैसे कि माना 10 आदमी शुरुआत में लगाए थे जिन्होंने 30 दिन में उतना ही काम किया जितना कि 5 आदमी बढ़ाने पर, यानी कि 15 आदमी करने पर 20 दिन में काम होता है ना। तो ये कितना हो गया 300 और 15 दूनी 300, यस, तो ये सही बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ने जो 10 आदमी शुरुआत में माने वो सही माने। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, अब इसको देखो क्या बोल रहा है कि 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य करने के लिए और लगा दिए गए, शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? सुनिए, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अपन उसी पैटर्न से करते हैं, समय, काम, क्षमता वाले। ये चेन रूल से भी हो सकता है। देखिए, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आ गया 12, 1। अब 8 पुरुषों की ताकत आ गई 1, है ना, ठीक है। 8 पुरुषों की ताकत आ गई 1, 6 दिन तक इन्होंने काम किया, तो अपन लिखेंगे इनका 6 दिन का काम। अब एक बात बताइए, 6 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? अब एक दिन में ये 8 पुरुष एक काम करते हैं, तो 6 दिन में 6 काम तो पूरा कर लेंगे। अब शेष काम कितना बचेगा? ठीक है, शेष बचेगा आपके 12 में से 6 हो गया तो 6 बच गया, है ना, ठीक है। ये कैसे पता चला? 12 माइनस 6 तो 6 बच गया। क्लियर? अब आगे की बात समझो। इस काम को करने के लिए 4 पुरुष और लगा दिए, 4 पुरुष और लगा दिए। अब इस चीज को समझो, 8 पुरुषों की ताकत 1 थी, है ना, तो 8 पुरुषों की ताकत 1 थी, तो 1 पुरुष की ताकत कितनी हो गई? 1/8। तो 8 आदमी तो काम कर ही रहे थे, जिनकी ताकत 1 हो ही रही थी, लेकिन 4 पुरुष और लगा दिए, और बचा हुआ काम 6 ही है, तो 4 पुरुष और लगा दिए, तो पुरुष कितने हो गए? 12। अब 12 पुरुषों की ताकत कितनी बनेगी? 1 पुरुष की ताकत 1/8 है, तो 12 पुरुषों की इंटू 12। 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार, 3 में 2 का भाग दे दो, 1.5, है ना। 1.5 की ताकत से, 1.5 की ताकत से अब 6 काम करना है, ठीक है। तो शेष काम में इनका समय, शेष समय लिख देता हूं मैं सीधा, शेष समय, शेष काम 6 करना है 1.5 की ताकत से, है ना। तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा। 15 चौक 60, 4 दिन में हो जाएगा अगले। आप कहोगे सर ये कहानी तो हमारे बस के बाहर की बात है, आप इस कहानी को छोड़ दो, फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, देखना कैसे। भाई 8 आदमियों की ताकत कितनी है? 1। 4 आदमी और लगाओगे तो 1 का आधा, आधी ताकत और बढ़ जाएगी, यही बात है, ठीक है। आधा काम तो आपका हो चुका है, यानी 12 काम तो हो चुका है सॉरी 12 में से 6 काम तो हो चुका है। काम कितना बचा है? 6। अब उस 6 काम को करने के लिए 8 आदमी नहीं है यानी 1 की ताकत नहीं है, 4 आदमी और शामिल है, तो आधी और ताकत है, 1.5 की ताकत है, तो 6 काम सीधा 1.5 का भाग दे दो, सीधा 4 आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से ये हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, 250 आदमी रोज 5 घंटे काम करे तो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 8 घंटे डेली करते हुए 10 दिनों में पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? वेरी सिंपल, चेन रूल है कि 250 आदमी अगर आप काम पे लगाते हो और डेली 5 घंटे काम करें तो काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं, है ना। काम कितना? 1, तो बटे में 1 लगा दो, 1 लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से कितने आदमी अपेक्षित चाहिए कम से कम, ताकि डेली 8 घंटे काम करे तो 10 दिन में काम पूरा हो जाए, यही बात है। काम कितना? 1, तो बटे में 1 लगा दो, ये कट गया, इससे कट गया ये 4 बार, है ना। और ये हो गया आपके 750, 750 में 4 का भाग जाएगा, x का मान आ जाएगा आपके 300 और 12.5, 300 और 12.5 आदमी, तो आधा आदमी तो आता नहीं, तो आप क्या करोगे? 313 आदमी बताओगे, है ना, 313 आदमी, ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी, राइट। अरे भाई ये फॉर्मूला होता है MDH/W, MDH/W, है ना, ये आपका M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। अब सुनिए, अमर किसी कार्य का चौथाई भाग 3 दिन में, शंकर छठा भाग 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में उनको 1800 रुपए की मजदूरी मिलती है, तो उसमें अमर का भाग कितना है? एक काम करो,
यहां पे क्या आएगा, समय, यहां पे काम, और यहां पे क्षमता। एक का नाम है अमर, एक का नाम है शंकर। ये तो है अमर और ये कौन है, शंकर। अगर इनकी बात करें तो अमर काम का चौथाई हिस्सा 3 दिन में पूरा करता है। देखो यहां पे जो समय आएगा ना, वो हमेशा और हमेशा काम को पूरा करने का समय आएगा। तो देखिए चौथाई भाग 3 दिन में पूरा करता है, तो पूरा भाग 4×3=12 दिन में पूरा करेगा। इतना तो आप समझते हैं। शंकर छठा भाग 6 दिन में पूरा करता है, तो देखिए छठा भाग 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरा भाग 4×6 24 दिन में पूरा करेगा। एलसीएम कितना आ गया, 24। 12 का भाग 2 बार, 24 का भाग 1 बार। 1:2 में इनकी ताकत है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इनके काम का अनुपात क्या रहेगा, काम का अनुपात, ये कौन है, अमर, क्योंकि मजदूरी तो काम के अनुपात में मिलती है, जितना काम करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी, अमर। और ये कौन है, शंकर। इनके काम का अनुपात देख लेते हैं। अमर डेली 2 काम करता है और 12 दिन तक करेगा। शंकर डेली 1 काम करता है और देखिए 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 एक चीज समझिए, सुनिए सुनिए सुनिए, दोनों मिलकर के काम को पूरा करते हैं। तो देखो 2 और 1 3 की ताकत, 24 काम 3 की ताकत से होगा, तो 8 दिन तक दोनों मिलकर काम करते रहेंगे, तब जाके काम पूरा होगा। इसका मतलब अमर ने 2 काम किया 8 दिन तक, 2 की स्पीड से 8 दिन तक काम किया। शंकर ने 1 की स्पीड से 8 दिन तक काम किया। देखिए 8 से 8 कट गया, 2:1 इनके काम करने का अनुपात है। जितना काम किया है उसी अनुपात में मजदूरी मिलेगी। मजदूरी कितनी है, 1800, तो 2:1 में 1800 को बांट लो, है ना। तो 1800 के टुकड़े कर लो, किस अनुपात में, 2:1 में। तो 3 6 दूनी 1200 और 600, तो किसका पूछा है, अमर का। तो अमर को मिलेंगे 1200 रुपये। यस सुनो, तो ये करने की क्या आवश्यकता थी, 2:1 में ही जब 1800 को बांटना था। तो अरे भाई वो आवश्यकता इसलिए थी, यहां पे तो मिल करके एंड तक काम करते हैं, इसका मतलब समय समान है। अगर समय अलग अलग होना तो फिर कंडीशन क्या रहेगी कि यहां पे किसने कितने दिन तक काम किया। जैसे कि 2 की स्पीड से इसने 4 दिन ही काम किया है, जबकि 1 की स्पीड से इसने 15 दिन काम किया है। तो फिर जितना काम बनेगा उस काम के अनुपात में ही उनको मजदूरी दी जाएगी, ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है, बोल रहा है 300 ग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाए कि 50% हो जाए। तो सिंपल है, देखिए 300 लीटर के घोल में चीनी और पानी है ना। क्या बोल रहा है, 40% चीनी है। अब ये 40% है तो ये 60% है। 40% कितना होता है, 120 लीटर, है ना। और ये है आपका 180 लीटर। अब वो क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट, सुनिए, कितनी चीनी और मिलाएं ताकि घोल 50% बन जाए। कितनी चीनी और मिलाएं कि घोल 50% बन जाए, मतलब पानी और चीनी बराबर करने, चीनी को कितना मिलाएं। अब एक बात बताओ, ये आपका नया घोल है ना, नए घोल के अंदर आपको पानी कितना चाहिए, और ये क्या है, चीनी। पानी चाहिए आपको 180 लीटर, वो तो है ही पानी ऑलरेडी। चीनी भी उसके बराबर चाहिए, तो चीनी भी आप 180 लीटर चाहते हो, क्योंकि इसने बोला ना 50% घोल हो जाए, वो 50% चीनी हो जाए उसके अंदर, है ना। तो 120 लीटर से आपको 180 लीटर पे लेके जाना है, 60 लीटर और मिलाना है। बोलो कितना मिलाना है, 60 लीटर आपको चीनी और मिलानी है। सिंपल, तब 50-50 हो जाएगा, आधा आधा, पानी के बराबर चीनी आ जाएगा। इसको देखो, एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। मस्त क्वेश्चन है, सुनो, लेकिन इजीली हो जाएगा। एक चीज आप देखो यहां पे, एक आदमी के पास रसायन है और उसमें मिलाएगा पानी, क्या मिलाएगा, पानी। उसके पास 25 रुपए लीटर वाला, कितने रुपए लीटर वाला, 25 रुपये लीटर वाला रसायन है, उसके अंदर पानी मिलाएगा और पानी का मूल्य क्या है, 0 रुपये।
एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। भाई पानी तो अनमोल है, पानी का तो कोई मोल नहीं है, पानी का मूल्य शून्य है, ठीक है। चलिए 0 रुपये अपन ने मान लिया पानी। अब इनको किस रेशो में मिलाएं, सुनिए भाई, किस रेशो में मिलाएं ताकि जो प्राप्त घोल हो, सुनिए भाई, ओके, प्राप्त जो घोल हो उसको 20 रुपए लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। आपने 20 रुपए में बेचा यानी विक्रय मूल्य 20 रखा तो 25% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब लागत कितनी है? लागत को अपन कैसे तय करेंगे? लागत लागत कैसे आएगी? 20 रुपए लीटर पे 25% का लाभ है, तो 20 रुपए में 125 का भाग दे दो, गुणा कर दो 100 से, तो ये 16 रुपए की लागत है। अब देखो 16 की लागत है, 20 में बेच रहे हो, कितना कमा रहे हो? 4 रुपए। 4 रुपए किस पर कमा रहे हो? 16 पर, इंटू 100। हाँ जी, इससे कट गया 4 बार, हो गया ना 25%। बिल्कुल। तो 20 रुपए में माल बेचते हो, लीटर बेचते हो, और उस पर 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसकी लागत कितनी है? 16 रुपए की। तो आपको 25 रुपए का घोल और 0 रुपए का घोल इस मात्रा में मिलाना है कि 16 रुपए का लागत वाला घोल बन जाए। तो एलिगेशन मेथड अप्लाई कर लो, इनका क्रॉस अंतर ले लो। ये अंतर कितना है? 16। ये अंतर कितना है? 9। तो 16:9 या 9:16। अब इस चीज को तसल्ली से समझो, लैंग्वेज देखो उसके अकॉर्डिंग। पहले क्या पूछा है? किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए? पानी को रसायन से मिलाया जाए, तो पहले पानी फिर रसायन, समझ रहे हो ना? पहले पानी और फिर रसायन। तो पहले पानी पानी यानी 9, फिर रसायन रसायन यानी कि 16, तो 9:16 में। ये आपका आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। अब इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो। 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण 45% वाला हो जाए? तो सिंपल है, ये तो एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। ये पहला मिश्रण, ये दूसरा मिश्रण, इसके अंदर 30% पावर है, सेकंड के अंदर 50% पावर है, आपको 45% पावर वाला चाहिए। तो आप क्या करोगे? इनका क्रॉस अंतर ले लो। इनका अंतर कितना है? 5, इनका कितना है? 15। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, है ना, 1:3, है ना। तो इस प्रकार से आप कहोगे ये ऐसे मिश्रण लेने के बाद हमें समझ में तो नहीं आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 30% वाला 1 लीटर मैटर ले लो, 50% वाला 3 लीटर मैटर ले लो, मिलाओगे तो मिश्रण 45% वाला बन जाएगा। ये बात है नहीं? ठीक है। कैसे? अब इसको पूरा ही समझना है तो फिर ढंग से ध्यान दो। मान लो 1 लीटर, 1 लीटर आपने ये लिया, 3 लीटर आपने ये लिया, 4 लीटर हुआ, ठीक है। 4 लीटर टोटल मैटर हुआ, ठीक है। अब इस 4 लीटर के अंदर कितना आपके एल्कोहल आया वो आपको पता करना है। 4 लीटर को मैं मान लेता हूं एक बार के लिए 400 ml। इस 400 ml के अंदर टोटल आपके कितना आया है? वो क्या बोलते हैं, ये एल्कोहल और वाटर, ठीक है। एक चीज समझना, ये 100 ml लिया, ये 300 ml लिया, तो 400 ml। मैंने ml लीटर से ml इसलिए किया क्योंकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। 30% पावर था इसके अंदर, तो 30% पावर का तो 100 ml ही आया है, समझ पा रहे हो ना। तो इसमें आपके क्या गया कि 30 ml आपके एल्कोहल आ गया पहले वाले मैटर से। दूसरे वाले मैटर में कितना है? 50% आपके एल्कोहल है, तो 300 ml वो आया, तो 50 50 और 50 150, है ना। तो 180 ये हो गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका 280 20 120, ठीक है। 120 आपका क्या हो गया? वो आपके 120 न होकर के 220 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 220 होगा ना, तब 400 होगा। अब यहां पे आप देखिए आपके एल्कोहल
एल्कोहल का परसेंट पूछा है ना, 180 ml 400 में से इंटू 100, देख लो आप इसको काटोगे ना तो ये आपका 45% आएगा। क्लियर, 0 0 गया है ना, ठीक है। और 2 से कट गया ये 9 बार, 2 से कट गया ये 5 बार, 9 5 45, वो इस प्रकार की बात है। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी, बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उस राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? वेरी सिंपल, आप ये मानो कि ए की 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है उस राशि से, और बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है उस राशि से। आपको पता है मजदूरी उनके काम के अनुपात में बढ़ती है, तो आप तो सीधा ये मान लो कि समय, काम और क्षमता, समझना बात को। एक तो है ए, एक है बी, ए और बी। ए को 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है ए की राशि में, और उसी राशि में बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। मतलब काम को निपटाने में, अगर ए को, किसी काम को निपटाने में ए को अगर 21 दिन लगते हैं तो बी को लगते हैं 28 दिन। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 84, और 21 का भाग कितनी बार गया, 21 का 4 भाग, ठीक है, और 28 का कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये दोनों मिल जाएं तो 7 की स्पीड से काम होगा, ये बात समझ में आ गई। तो इनको कितना समय लगेगा, तो 84 काम जब 7 की स्पीड से होने लग जाए तो 14 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ए को अकेले 21 दिन की मजदूरी देते हो, उसी मजदूरी में आप बी को 28 दिन लाते हो, तो वो दोनों मिल जाएंगे तो उसी मजदूरी में 14 दिन में काम हो जाएगा। ये 14 नहीं आ रहा क्या, ठीक है, 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, ठीक है, और पीछे बच गया 1, 12, अरे भाई 12, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे ध्यान देना, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष एवं एक स्त्री के प्रति घंटे काम से चौगुना काम कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात क्या है? देख लो, 5 पुरुष प्लस 2 स्त्री मिल करके कितना काम करती है? एक पुरुष एक पुरुष और एक स्त्री 1 घंटे में जितना करती है उसका चौगुना। मतलब ये मिलकर के कितना काम करेंगे? ये काम करेंगे एक पुरुष प्लस एक स्त्री जितना काम करती 1 घंटे में उसका 4 गुना, यानी इन लोगों का चौगुने के बराबर ये काम करते हैं। आई समझ बात? तो अपन लिखेंगे कि 4 पुरुष प्लस 2 स्त्री बराबर 4 पुरुष, सॉरी 5 पुरुष, और ये हो गए 4 पुरुष प्लस 4 स्त्री। ठीक है, पुरुष को इधर लेके आ जाओ, 5 पुरुष में से घट गया तो 1 पुरुष, 2 स्त्री उधर गई तो 4 में से घट गई तो 2 स्त्री। अब एक काम करो, पुरुष ये स्त्री को बटे में लिख दो, ये कौन है 2, 2 के बटे में 1 जाएगा, यानी कि 2:1 में इनकी कैपेसिटी है, 2:1 में। ठीक है, ये लास्ट आपका आंसर है। क्लियर, ओके। अब देखो, ए किसी काम को m दिन में करता है, बी उस काम को n दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यहां पे क्या आएगा? समय, यहां पे काम, यहां पे क्षमता। सुनवाई बात, ए है और बी है, बोल रहा है कि ए उसको m दिन में कर सकता है, बी उसको n दिन में कर सकता है। ये समय, आपको पता है कि समय का एलसीएम लेंगे तो काम आएगा, तो m और n का एलसीएम क्या हो गया? mn। समय का भाग काम में देंगे तो क्षमता आएगी, m का भाग इसमें दिया तो m कट गया तो n का भाग इसमें दिया तो n कट गया तो m। अब एक बात बताओ, a प्लस बी की क्षमता कितनी है? a प्लस बी की क्षमता है, इनको जोड़ दो। ठीक है, तो n प्लस m या फिर m प्लस n, इस क्रम में लिख दो।
प्लस एन। ठीक है, अब अगर अपन काम की बात करें तो टोटल काम कितना है, एम एन। अब अपन बोले कि ए प्लस बी का समय कितना है, तो ए प्लस बी के समय की बात करें, ए प्लस बी का समय, तो समय हो जाएगा काम बटे में क्षमता। काम कितना है, एम एन, बटे में क्षमता कितनी है, एम प्लस एन। ठीक है, तो एम एन बटे में एम प्लस ये नहीं ये वाला। ठीक है, एम एन बटे में एम प्लस एन, ये आपका एम एन बटे में एम प्लस एन, इतना समय लगेगा। वो बस वही पैटर्न अपनाना आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब इसमें देखिए आप, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी, ठीक है, एक दिन में बुनेगी, है ना। पहले इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कितने दिन में बुनेगी। देखिए एमडीएस आप अप्लाई कर दोगे कि 7 मकड़ियां हैं, 7 दिन में काम कितना करती है, 7 MDH/W, यानी कि मैन पावर दिन और घंटे बटे में वर्क। ठीक है, तो 7 मकड़ियों ने 7 दिन तक 7 जाले बुने। ठीक है, तो बताओ एक मकड़ी कितने दिन में एक जाला बुनेगी, ये बात है। तो एक एक का तो मतलब ही नहीं है, 7 से 7 कट गया, 7 दिन में। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, एक दिन क्यों नहीं आया। भाई एक बात बताओ, एक जाला, 2 जाला, 3 जाला, 4 जाला, 5 जाला, 6 जाला, 7 जाला, एक मकड़ी इस पे लगी ना, 7 दिन में इसको पूरा किया है। बोला ना 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो 7 मकड़ियों को एक साथ लगाया तो 7 दिन में 7 जाले कंप्लीट किए, यानी हर मकड़ी एक जाले को 7 दिन तक लेके बैठी रही। तो आपको यही तो बताना, एक मकड़ी जो है वो कितने दिन में एक जाला बुनती है, तो 7 दिन में। वेरी सिंपल। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको देखो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 3 आदमी 7 औरतें मिलकर के 10 दिन में, तो 20 औरतें मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस बात को आप समझना, सुनिए। देखिए 4 आदमी प्लस 6 औरतें मिल करके किसी काम को 8 दिन में पूरा करती है, और उसी प्रकार से 3 आदमी और 7 औरतें मिल करके उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ये बताओ कि 20 लेडीज अगर मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आदमी और महिला की कैपेसिटी का रिलेशन जानना पड़ेगा, और कैपेसिटी का अनुपात जानने के लिए, उनका संबंध जानने के लिए आपको 2 कंडीशन दी है ना। आप पहली कंडीशन पे विचार करो कि डेली 4 आदमी आते हैं और 7 औरतें काम पर आती हैं, 8 दिन तक आपका काम चलता है। तो इसको अगर अपन काउंट करें तो 8 दिन तक डेली 4-4 आदमी आ रहे हैं, तो 7 चौक 28 आदमियों की हाजिरी बनी कि नहीं बनी, सॉरी 8 चौक 32 आदमियों की हाजिरी बनी कि नहीं बनी, बनी। कंपैरिजन देखेंगे लास्ट में अपन। 8 दिन तक 6-6 औरतें आई, तो 8 संग 48 हाजिरी किसकी बनी, लेडीज की। ओके, सेकंड कंडीशन ये है कि 3 आदमी और 7 औरतें लगे, 10 दिन लगते काम को पूरा होने में। डेली 3 औरतें आएगी और 10 दिन में जाकर के काम पूरा होगा, तो 10 × 3 30 हाजिरी औरतों की बनेगी, और 10 दिन तक 7 आदमी आएंगे तो 70 ये औरतें आएंगी तो 70 हाजिरी औरतों की बन गई। इतना आपको समझ में आ गया। इस कंडीशन से भी वही काम हो रहा है जो इस कंडीशन से काम हो रहा है। अब दोनों कंडीशन का कंपैरिजन करें, भाई काम तो सेम है ना, तो दोनों का कंपैरिजन करें तो अपन क्या पाएंगे, अपन ये पाएंगे कि सेम काम को करने के लिए जहां पे 32 आदमी और 48 औरतों की जरूरत पड़ती है, वहां पे 30 आदमी लगाओ तो फिर 70 औरतों की जरूरत पड़ती है। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि अगर आपने 32 की जगह 30 आदमी कर दिए, यानी कि 2 मैन कम कर दिए, तो उसके मुकाबले उधर फिर आपको ये देख लो 22 लेडीज बढ़ानी पड़ेगी। ये कंपैरिजन आपके समझ में आया ना। सेम काम को करने के लिए ये कंडीशन लग रही है, उसी काम को करने के लिए ये कंडीशन लग रही है, यानी कि 32 आदमी और 48 औरतों की हाजिरी से काम करवाओ, या फिर सेकंड कंडीशन में 30 आदमी और 70 औरतों की हाजिरी से काम करवाओ, काम तो एक ही होना है।
तो आदमी 2 घटाने पर औरतों की संख्या 22 बढ़ानी पड़ती है। तो हम कंपैरिजन कर पाए, हमको पता चला कि एक आदमी है ना वो 11 लेडीज के इक्वल पावर रखता है। समझे आप? ठीक है, एक आदमी 11 औरतों के बराबर पावर रखता है। अब एक बात बताओ, आपको क्या सेट करना है? आपको एमडीएच अपॉन डब्ल्यू सेट करना है। एमडीएच अपॉन डब्ल्यू वो कह रहा है कि 20 औरतें अगर मिल जाएगी तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इधर भी औरत चाहिए, इधर भी औरत चाहिए। चेन के 2 हिस्से, चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। तो सेकेंड पार्ट में तो आपके 20 औरतें हैं काम करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट का कंफर्मेशन देने के लिए अपन दोनों कंडीशन में से किसी एक को या तो पुरुष वर्ग में बदलेंगे या महिला वर्ग में बदलेंगे। क्यों? उसके बिना एमडीएस में आप एम की जगह सेम एम पावर लेना पड़ेगा, तो लाओगे कहां से? अपन को पता चल गया कि एक आदमी 4 औरतों के बराबर है। तो अपन ने इन 4 आदमियों को बोला कि 4 आदमी हो तुम तो 44 औरतें हो। ये सुनो, अपना आदमियों को क्या बोल दिया भाई, एक आदमी को आप 11 औरत बोल सकते हो। तो वो 4 आदमी है ना, 4 आदमियों को 44 औरतें बोल दिया, तो क्या गलत कर दिया? 44 औरतें हैं ये 4 आदमी, और प्लस 6 औरतें और, तो देख लीजिए ये प्लस 6 तो कितनी हो गई? 50 औरतें। अब अपने लिए एक ही श्रेणी में काम हो गया। कैसे? अपन कहेंगे कि 50 औरतें मिल जाएं तो काम 8 दिन में होता है। हाँ, अब एमडीएस सेट हो गया। अपन कह सकते हैं कि 50 औरतें मिल जाएं तो काम 8 दिन में होता है। तो ये बताइए कि 20 औरतें मिल जाएं तो वही काम कितने दिन में होगा? ये पता करना है ना। 0 से 0 गया, 2 से कट गया 4 बार, चारों पंजे 20 दिन में। वेरी सिंपल। ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वरना आप सीधा फटाफट से मल्टीप्लाई करके अंतर लेकर के दोनों में से एक कंडीशन को कन्वर्ट करो, या तो क्या जो यहां पूछा है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो, यहां पे प्रॉपरली एलिगेशन मेथड लग जाएगा। 2 बर्तन ए और बी जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 4:3, 5:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाए ताकि बर्तन सी के अंदर ये अनुपात क्या हो जाए? 3:2 हो जाए। तो एक काम करो, ये पहला बर्तन ए और ये बर्तन बी, किसी भी एक तत्व का कंपैरिजन कर लो, या तो अम्ल का कर लो या फिर पानी का कर लो। ठीक है, चलो अम्ल का कर लेते हैं। पहले पात्र के अंदर 3:4 में अम्ल और पानी है, तो अम्ल कितना? 4, पानी कितना? 3, तो मैटर कितना? 7, 7 में से 4, तो अपन बोलेंगे 4 आउट ऑफ 7। ये पहले पात्र के अंदर ये आपका अम्ल हो गया। दूसरे पात्र की बात करें तो 5 और 3 8, 8 में से 5, 8 में से 5, ये दूसरे पात्र में अम्ल हो गया। जो आप चाहते हो तीसरा पात्र, उसमें 3:2 में अम्ल और पानी होना चाहिए, तो 3 और 2 5, 5 में से 3, ये आपका क्या हो गया? तीसरे पात्र का अम्ल हो गया। पहले पात्र का अम्ल दूसरे पात्र का अम्ल किस रेशियो में लेवे कि तीसरे पात्र में ये अम्ल हो जावे? तो इसके लिए आपको क्रॉस अंतर लेना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से। ठीक है, अंतर लेते समय आपको माइनस पे कोई विचार नहीं करना। ठीक है, एक काम करो, 5/8 में से 3/5 घटा लो। अनुपात इसमें क्या है? 4/7 में से 3/5 घटा लो। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया? 40, 8 का भाग इसमें 5 बार, 55 25, 5 का भाग इसमें 8 बार, 8 या 24, अनुपात 7 35, 7 का भाग 5 बार, 5 20, 5 का भाग 7 बार, 7 21। ठीक है, अब 5 से कट गया ये 7 बार, 5 से कट गया ये 8 बार, 24 25 में 24 गया तो 1/8, 20 में से 21 गया तो -1। मैं कह रहा हूं माइनस पे विचार नहीं करना। 1/7, 7 आएगा इधर, तो 7 और 8 जाएगा उधर, 7:8 में, 7:8 में इनको मिलाओ। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसको क्या बोल रहे हैं कि 2 समान बर्तनों को
चलेगा। दो समान बर्तनों को पानी व दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। यही बात है। देखिए समान मात्रा के दो बर्तन है, जितना इसमें क्वांटिटी है उतना इसमें क्वांटिटी है। अब इसके अंदर देखिए आप ध्यान देना 3:4 में, 3:4 में क्या है, दूध और पानी, ठीक है। और सेकंड वाले में 5:3 में दूध और पानी है, ठीक है। ये समान मात्राएं, मान लो टोटल मात्रा x है, बोलो क्या है x। इनको बड़े पात्र में उड़ेल दिया तो तीसरे पात्र में क्या बोल रहा है कि दूध पानी का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पे दूध का दूध और पानी का पानी करो तो 4 और 3 7, 7 में से 3 दूध है, 7 में से 4 पानी है। यहां पे दूध और पानी में दूध का दूध पानी का पानी करो, 5 और 3 8, 8 में से 5 तो दूध है और 8 में से 3 पानी है। और ये भी x का हिस्सा, 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 क्योंकि समान भराव क्षमताएं थी, भराव क्षमता को आपने x मान लिया है ना। अब इसको और इसको जोड़ दो, क्योंकि इस बर्तन से इतना दूध आएगा, इस बर्तन से इतना, तो ये टोटल दूध, इस बर्तन से इतना पानी जाएगा और वो बर्तन इतना पानी देगा, ये टोटल वाटर हो जाएगा। जोड़ो 3/7 प्लस वहां का क्या है 5/8, x आप साथ में नहीं लोगे तो भी चलेगा क्योंकि लास्ट में x कटेगा। ये आपका हो गया 4/7 प्लस 3/8, इनका एलसीएम ले लो, 8 7 56, 7 का भाग इसमें गया 8 बार, 8 तिया 24 प्लस 8 का भाग 7 बार, 7 पंजे 35। आई समझ में। यहां पर भी 56 एलसीएम आ गया 8 बार, 8 चौक 32 प्लस 8 का भाग इसमें 7 बार, 7 तिया 21, ये तो कट गया, ठीक है। इनको जोड़ो, ये हो गया 9 तो 59 अनुपात, ये हो गया 54, 3 और 2 5, 53 हुआ ना, ठीक है। चलिए भाई, ये आपके नए पात्र में दूध पानी का अनुपात होगा, ये दूध पानी का अनुपात, यस हो नो, बिल्कुल यस, ये चौथा आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है। आप x साथ में लेते तो यहाँ x x x लास्ट में x आता, वो कट जाता। ओके, तो प्यारे साथियों इस प्रकार की बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो चीजें बड़ी आसान है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चीजें आपके लिए आसान नहीं होगी। कल को अगर क्वेश्चन अलग और अंदाज में घुमाएगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं इन पे फोकस करना है, देन खूब प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम स्तर पे प्रैक्टिस करनी है। हम तो थोड़ा लाइटली लेते हैं, इसलिए कभी कभार जैसे कैलकुलेशन में लाइट वे में पढ़ा रहे हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, बट आपको लाइटली नहीं लेना, एग्जाम में पूरे सतर्क होकर के कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और वे लोग जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैथ्स का कंप्लीट कोर्स जो है ऐप पर अवेलेबल है, जो आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है। वीडियो मेंस, नेक्स्ट एलडीसी, उसके लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, और वीडियो मेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस मैथ को बहुत तसल्ली से करवाया है। उसके अलावा कोई भी वैकेंसी, इवन आगे आने वाली सारी वैकेंसीज के लिए जहां भी मैथ्स पूछी जाएगी, कोर्स में सारे टॉपिक सम्मिलित हैं, जनरल मैथ और एडवांस मैथ दोनों, ठीक है। चलिए, और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी चौथे टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए गुड बाय।